सो हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका अर्थात सेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेल कोई भी साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है जिसको रॉबर्ट हुक ने दिया था इस सेंस में कि सेल मीन्स होता है छोटा कमरा। जब रॉबर्ट हुक ने वो पेड़ के कार्क में, मतलब कि पेड़ के छिलके में कार्क होता है, जब पेड़ आप देखेंगे ना, पेड़ का छिलका उसको आप निकालेंगे तो उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। पेड़ का छिलका आप निकालेंगे तो उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है और वो चिपचिपा पदार्थ जिस भी परत पे होता है, पतली सी परत पे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्क कहते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो वो जो कार्क था उस पे कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह, मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस तरह से होता है। आप कभी देखे भी होंगे कि मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है। उन्होंने देखा तो कुछ इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो दिख रहा था। तो उन्होंने इसको जब देखा तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जब वो पेड़ का छाल निकाले और छाल पे उन्होंने देखा कार्क, और कार्क को जब लिया और उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा तो उस पे उन्होंने कुछ इस तरह की संरचनाओं को देखा जो कि उन्हें छोटे छोटे कमरों की तरह दिख रहे थे। मधुमक्खी के छत्ते देखेंगे ध्यान से आप तो छोटे छोटे कमरे की तरह दिख रहे थे। तो रॉबर्ट हुक ने जब उन्हें देखा तो उनको भी वो क्या लगा, छोटे छोटे कमरे। तो छोटे कमरे को इंग्लिश में कहते हैं सेल। जैसे सेल में जेल भी होता है, तो जेल के कमरे देखेंगे तो छोटे छोटे ही होते हैं, तो सेल में होता है जेल। तो वहां से उन्होंने सेंस लिया और नाम रखा उसका सेल। लेकिन सेल इंग्लिश वर्ड है, न कि कोई साइंटिफिक वर्ड। सेल को हम साइंस के लैंग्वेज में साइटो कहते हैं, और जहाँ पे जिस भी रूट ऑफ साइंस में साइंस सेल का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल कहा जाता है, मीन कोशिकाओं का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। कब उन्होंने की थी? 1665 में। कहाँ पे की थी? छाल के काल में, छाल के कार्क में, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कहाँ खोज की थी, तो छाल के कार्क में। कब की थी? 1665 में। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं के जनक के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्होंने कोशिकाओं की खोज कर दी तो उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस मीन केंद्रक की खोज की। अब ये केंद्रक क्या होता है, थोड़ा सा हम एक संरचना बना के देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये जीव की कोशिका है, मीन जीव जंतुओं की कोशिका है। दूसरा ये मान लेते हैं किसकी है, प्लांट की क्या है, कोशिका, मतलब सेल है। अगर दोनों को हम ध्यान से देखें तो इनमें क्या होता है, एक इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। जैसे इसमें देखिए ये होता है, उसी तरह इसमें भी होता है। सेल की क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती हैं। और इसी को सेल, पूरे को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो सेल की न्यूक्लियस की, इसकी केंद्रक भी जिसे हम कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। ये जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी ये मृत कोशिका थी। जो उन्होंने छाल में खोज की थी वो क्या थी? मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनिवान और ल्यूमिन हुक नाम के साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ये जो जीवित कोशिकाएं थी एंटोनिवान और ल्यूमिन हुक ने कब की थी? ये एक दिन तालाब के किनारे बैठे थे और वहां पे इन्हें कुछ पानी में हलचल देखने को मिली, जिसको इन्होंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो वहां पे उनको कुछ जीवित कोशिकाएं मिली। इस तरह से उन्होंने क्या की, तालाब के किनारे बैठ के जीवित कोशिकाओं की खोज की। कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? स्वीडन और स्वान ने। स्वीडन को कभी कभी स्वीडन भी लिखा होता है, तो स्वीडन और स्वान या स्वीडन और स्वान ने की थी। किसकी खोज? कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म से कहते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो सेल को हम कहते हैं साइटो, इसके अंदर कुछ न कुछ पानी की तरह भरा होता है। पानी नहीं होता है, पानी की तरह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्म। तो इस उन्होंने बताया, मतलब कि इस चीज की खोज कि सेल में कुछ पानी की तरह कुछ प्लाज्मा भरे होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज आपके स्वीडन और स्वान ने की थी। और स्वीडन ही स्वान ने, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कोशिका सिद्धांत,
कोशिका सिद्धांत को स्वीडन और स्वान ने ही दिया था। अभी कोशिका सिद्धांत होता क्या है? कोशिका सिद्धांत यह कहता है कि जितने भी जीव जंतु हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, सभी किसी न किसी कोशिका से मिलके बने हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। कहने का मतलब यह है कि इनके कहने का मतलब यह है डायरेक्टली कि कोशिकाएं क्या होती है, अपनी पहले वाली कोशिका से मिलके बनी होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लेते हैं ये एक सेल है, जैसे एक बच्चा छोटा सा है तो उसमें मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक छोटा बच्चा है तो उसमें कितने सेल हैं? एक सेल है। अब वो बढ़ेगा कब? जबकि सेलों में क्या होगा? वृद्धि होगी। सेलों के नंबर में क्या होती है? वृद्धि होगी। और सेलों के नंबर में वृद्धि कब होगी? जो सेल डिवीजन होगा। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट वीडियो है, अभी कोशिका का ये क्या है? फर्स्ट वीडियो है, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल इंट्रोडक्शन, मीन थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली मतलब सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका यूज क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे कि कैसे विभाजन होता है सेलों में। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये थियरी को समझने का प्रयास करें तो ये थियरी ये कहती है, जिसको स्वीडन और स्वान ने दिया था उसका सिद्धांत के नाम से, ये कहती है कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनमें जीव पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, और वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो मान लेते हैं एक सेल है, ये बढ़ गया क्या? दो भाग में। मान लेते हैं ये बच्चा था, एक छोटा बच्चा एक सेल से बना है। जस्ट इमेजिन, एक सेल से एक आदमी नहीं बन सकता है, मुझे पता है, तो जस्ट इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है, उसमें एक सेल है। अब वो एक सेल डिवाइड करेगा अपने आप को और दो भाग में बटेगा, तो क्या होगा? वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर वो दो सेल से एक वाला फिर से दो ठो बना लेगा, फिर वो वाला भी क्या करेगा? दो सेल बना लेगा। अब वो बच्चा जब एकदम से छोटा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उससे भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फिर वो बच्चा को अगर बड़ा होना है तो ये सेल क्या होगा? फिर से वो एक सेल क्या कर लेगा? दो सेल बनाएगा, और ये वाला सेल भी दो सेल बनाएगा, ये वाला सेल भी क्या होगा? दो सेल बनाएगा, और ये वाला सेल भी क्या बनाएगा? दो सेल। इस तरह से एक जीवित चीज में क्या होती है? वृद्धि होती है। कभी कभी पूछ देता है कि जीवित चीजों में वृद्धि कैसे होती है? तो सेल डिवीजन से होती है। उनमें सेल डिवीजन होते रहते हैं और वो क्या होती है? वृद्धि होती रहती है कोई भी चीज। तो यही कहने का मतलब है कि कोई भी कोशिका, मान लेते हैं ये कोशिका है, किससे बनी होगी? अपने पूर्ववर्ती कोशिका से, पहले वाली कोशिका से। ये कोशिका कैसे बनेगी? अपने पूर्ववर्ती कोशिका से। और ये कोशिका कैसे बनेगी? अपने पूर्ववर्ती कोशिका से। अब आप सोचेंगे ये वाली कोशिका कैसे बनी होगी? तो ये भी कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका, मतलब कि जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप के भ्रूण में रहते हैं, पेट में रहते हैं, तो वो माँ बाप की कोशिकाओं से क्या होते हैं? बनते हैं। इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, ये सब पाए जाते हैं ना सेल्स के अंदर, जिनको हम मेमोरीज कहते हैं ना, जिसको हम जीन इफेक्ट भी कहते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, लेकिन फिलहाल में हम इस थियरी को समझा कि ये थियरी क्या कहती है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं, जो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हों, सारे के सारे किससे बने हैं? सेल से बने होते हैं, और सभी सेल अपने पूर्ववर्ती सेल से बने होते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन रहा सेल के बारे में। अब ये थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए कि जो एनिमल सेल होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और जो प्लांट सेल होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। एनिमल सेल में जो होता है पतली सी परत पाई जाती है, जबकि वही क्या होता है? प्लांट सेल में क्या होती है? मोटी परत पाई जाती है। तो इसीलिए आदमियों की जो स्किन होती है पतली होती है, और पेड़ पौधों की स्किन मतलब छाल जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है? मोटी होती है। तो ये सारी चीजें हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं। हाँ, सेल का नाम साइटो, सेल का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जो जनक होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी, या फिर जिसको हम फादर ऑफ सेल भी कह सकते हैं, कोशिकाओं का जनक कह सकते हैं, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। कब खोज किए थे? 1665 में। कहाँ पे खोज किए थे? तो पेड़ का जो छाल होता है उसमें जो कार्क होता है, पतली परत, उसकी वहां से उन्होंने देखा था। उन्होंने कैसे संरचना देखी थी? उन्होंने ऐसा देखा, उनको देखने पे लगा कि मधुमक्खियों का छत्ता, जो कि क्या हो रहे थे? छोटे कमरों की तरह दिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या नाम रख दिया? सेल रखा उसका नाम। जो केंद्रक, सेल का केंद्रक होता है, केंद्रक मतलब कि बीच का भाग। किसी भी सेल, प्लांट सेल को भी देखे तो बीच का भाग, और एनिमल सेल को भी देखे तो बीच का भाग, उसकी खोज जिसको हम केंद्रक कहते हैं या फिर न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। नेक्स्ट, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियन और ल्यूमेन हुक ने की थी। अब ये कहाँ पे किए थे? तालाब के किनारे। हमने बताया ना आपको स्टोरी। अब नेक्स्ट क्या है?
कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव्य को, पानी को, जो पानी की तरह होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? स्लीडन और स्वान ने की थी। स्लीडन और स्वान ने ही किसका दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है कि कोशिका का सिद्धांत क्या है कि दुनिया की सारी चीजें सेल से मिलकर बनी हो और सारे सेल्स किससे होते हैं? अपने पूर्ववर्ती सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सारी चीजें रही जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल। और कभी कभी ऐसे पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन है, दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन है? तो चलिए देख लेते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन है, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन है, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले दुनिया में डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा सेल सबसे बड़ा सेल कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको हम ऑस्ट्रिच एग भी कहते हैं ना। तो सबसे बड़ा दुनिया में क्या होता है? कौन सा सेल होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा सा होता है। अगर हम छोटे की बात करें, दुनिया में सबसे छोटा सेल तो होता है माइक्रोप्लाज्म। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा दुनिया का पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा दुनिया का पूछे तो कौन सा जगह? माइक्रोप्लाज्म। ये क्या था? वर्ल्ड्स, ठीक है, दुनिया का। अगर यहीं पे पूछ दे कि ह्यूमन बॉडी का, क्या पूछ दे? ह्यूमन बॉडी का, मानव के शरीर का सबसे बड़ा, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा वहां पे? अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय। अंडाशय मतलब कि ओवम। और ये ओवम कहाँ पाया जाता है? औरतों में पाया जाता है। ओवम कहाँ पे पाया जाता है? औरतों में। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ओवरी से ओवम कैसे बनता है, फिर ह्यूमन बॉडीज में जो मेल पर्सन होता है उसके टेस्टिस से स्पर्म कैसे बनता है, फिर किस तरह से सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अगर सबसे बड़ी सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी का तो क्या होता है? अंडाशय, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम के नाम से भी जानते हैं। ओवम कहाँ बनता है? ये औरतों में बनता है। और कहाँ बनता है? औरतों के किस पार्ट में बनता है? तो ओवरी में बनता है। अगर हम छोटे की बात करें, सबसे छोटा ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल तो वो कौन सा होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म कहाँ बनता है? मेल में बनता है, मेल के टेस्टिस में बनता है, मेल आदमियों के टेस्टिस में बनता है। अगर वही सबसे लंबा करें, सबसे लंबा सेल कौन होता है? तो होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी का अंडाशय मीन ओवम, जो कि औरतों में पाया जाता है। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? स्पर्म होता है, जो कि आदमियों में पाया जाता है। सबसे बड़ा सेल सबसे लंबा सेल, देखिए, सबसे बड़ा अंडाशय, सबसे लंबा न्यूरॉन। बड़ा मतलब कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय, और वो सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। अगर जिसमें लंबाई की बात करें कि सबसे लंबा तो कौन हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन को आप देखिए ना, पूंछ की तरह होता है, कुछ इस तरह संरचना बनी होती है और क्या होता है? पूंछ की तरह लंबा सा होता है, तो वो न्यूरॉन होता है। चलिए, ये सारी बेसिक चीजें रही। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एक चीज आप जानते रहिए कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन ह्यूमन के लीवर में होता है। जो लीवर वाले सेल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। इसीलिए पेट में क्या होता है कि अगर कोई चाकू भी लग जाए तो पेट का रोग क्या होता है? बहुत ही जल्दी पेट का घाव अच्छा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर हम पूछे सेल डिवीजन किस में होता है तो कहाँ होता है? लीवर में होता है। और कहाँ पे लगभग नहीं के बराबर सेल डिवीजन होता है? तो होता है माइंड में, दिमाग में, ब्रेन का, जहाँ पे क्या होता है? न्यूरॉन। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा, इसको अगर हम इरेज करते हैं और यहाँ पे जस्ट अ मिनट वेट प्लीज, ठीक है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन अगर हम बात करें, ज्यादा सेल डिवीजन तो कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। और नहीं, कहाँ पे नहीं होता है? न्यूरॉन में। ठीक है, ये दोनों चीजें जानते रहिए कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? आपके लीवर में, पेट में। पेट में अगर कोई चाकू भी मार दे तो उसको अगर बंद कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में क्या होता है? अच्छा हो जाता है। लेकिन वही न्यूरॉन अगर है, न्यूरॉन मतलब कि दिमाग पे कोई तेजी से मार दे और अंदर तक अगर चोट चला जाए
तो क्या होता है, कभी भी सही नहीं होता है। एग्जाम्पल, आप किसी भी मैथ पेपर जिसके देखो तेजी से अगर सर पे चोट लग जाती है तो वो पागल हो जाता है, वो कभी सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल का डिवीजन ही नहीं होता। अगर सेल डिवीजन होता तो घाव भर जाते हैं फटाक से और चीजें क्या हो जाती, अच्छी हो जाती। तो सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? लिवर में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वहां के घाव सबसे जल्दी अच्छे हो जाते हैं। और कहाँ पे नहीं होता है? तो न्यूरॉन में, मतलब कि ब्रेन में। इसीलिए जिसके पास घाव लग जाती है उसका ब्रेन सही नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अब हम कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं वैसे आकार के अनुसार कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। अब ये कोशिकाओं के प्रकार आप नहीं कह सकते हैं। कोशिकाओं के प्रकार मीन जीवों के प्रकार अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि कुछ जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, मतलब जिसमें एक कोशिका होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जिसमें बहुत तरह की कोशिकाएं होती हैं, बहुत कोशिकाएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। इसको हम एक कोशिकीय भी कह सकते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं बहुकोशिकीय। इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुकोशिकीय, ठीक है। अब ध्यान से इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर क्या होता है? एक कोशिकीय मतलब ऐसे जीव जिसमें क्या हो? एक ही कोशिका हो। ऐसे जीव जो कि क्या हो? एक ही कोशिका से मिलकर बने हो, उनको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। अब इसको समझिए, एक कोशिका का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक यहाँ से 2 तरह के बढ़ जाएंगे। पहला, अब यहाँ पे एक कोशिका का मतलब 2 निकलेगा। पहला, एक कोशिका से एक कोशिका। दूसरा क्या होगा? एक ही प्रकार की कोशिका। ध्यान दीजिए, एक ही प्रकार की कोशिका, प्रकार की कोशिका। देखिए दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों को हम क्या कहते हैं? दोनों को हम प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय जीव ही कहते हैं। एक क्या होता है? एक ही कोशिका पाई जाती है, जैसे आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, तो ये क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन किस तरह की? एक ही कोशिका वाले होते हैं। और दूसरे हम देखें तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं वाले। देखो कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें क्या होते हैं? एक ही कोशिका होती है। लेकिन कुछ क्या होते हैं? इस तरह के जीव होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि एक ही प्रकार की कोशिका होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि वायरस, फंगस, जो फंगस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और दूसरा एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको भी हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो थोड़ा सा ये सेंस लिख लीजिए, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय मतलब ये नहीं कि एक ही कोशिका से, मतलब कि एक ही प्रकार की कोशिका से। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं हम ह्यूमन बॉडी को लेते हैं। अगर हम हैंड को देखें तो ये क्या काम करता है? ये कुछ मेहनत वाला काम करता है, किसी चीज को उठाना हो, वजन उठाना हो तो करता है। अभी हम लीवर को ले लेते तो ये क्या काम करता है? मेहनत वाला काम करता है? नहीं, ये पाचन क्रियाओं से संबंधित काम करता है। पैर को ले लेते तो पैर क्या काम करता है? चलने का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। कान के जो सेल्स होंगे वो अलग ही काम करते हैं। तो एक सेल बस एक ही प्रकार का क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर एक आकृति बनाने के लिए कोई ऐसा जीव है जिसकी आकृति एक जैसी ही है, उसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, अमीबा क्या एक छोटा सा होता है ना, और उसकी आकृति क्या होती है? उसमें हाथ, पैर, नोज, लिवर्स वगैरह तो नहीं होते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बस यहीं तक समझिए कि प्रोकैरियोटिक मतलब कि एक कोशिकीय जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा यूकैरियोटिक मतलब ऐसे बहुकोशिकीय, इसमें क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे प्लांट और एनिमल, ठीक है, प्लांट और एनिमल। ह्यूमन बीइंग भी एनिमल में ही आ जाएंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए। एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका पाई जाए या एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय या फिर प्रोकैरियोटिक। वही यूकैरियोटिक मतलब बहुकोशिकीय, मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाए या फिर बहुत प्रकार की, बहुत सारी, इसकी जैसे एक कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिका। तो इसको भी तो हम कह सकते हैं ना, बहुत कोशिका
बहुत कोशिका या बहुत प्रकार की कोशिका, बहुत प्रकार की कोशिका कह सकते हैं। तो देखिए ऐसे जीव जिसमें क्या हो, बहुत कोशिकाएं पाए जाए या फिर बहुत ही प्रकार की कोशिकाएं पाए जाए, उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक या फिर बहुकोशिकी कहते हैं। जैसे एक कोशिका बस एक ही प्रकार का काम कर सकती है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी को हम लें तो ह्यूमन बॉडी में क्या है, हाथ है, ये क्या करता है, वजन उठाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें एक तरह के सेल पाए जाएंगे। एक सेल मान लेते हैं ये हो गया जो कि हाथ को बना रहा है। दूसरा माइंड है, सोचने का काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये दूसरे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी कि जो सोचने का काम करे, तो यहाँ दूसरी कोशिका हो गई। पेट है, पचाने का काम करता है, तो वहां पे क्या होता है, दूसरे प्रकार की कोशिका पाएंगी जो भी पचाने का काम करती है, तो 3 कोशिकाएं हो गया। अभी मसल्स है, मसल्स क्या करती हैं, पावरफुल वर्क करती हैं, तो वहां पे भी मसल को बनाने के लिए भी एक अलग सी प्रकार की कोशिका की जरूरत पड़ेगी, तो वहां क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइप का, मीन 4th टाइप का हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, क्या है कि बहुत तरह की कोशिकाएं हैं, इसलिए ह्यूमन बॉडी को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। अभी अगर हम प्लांट की इमेजिनेशन करें तो प्लांट में क्या होता है, जड़ एक तरह की चीज है, तो उसको बनाने के लिए अलग तरीके की कोशिका। अभी पत्ते हैं, उनको बनाने के लिए अलग तरीके की कोशिका। डालियां हैं, उनको बनाने के लिए अलग तरीके की कोशिका। तो इस तरह से उनमें भी देखिए, अगर तो एक से ज्यादा मतलब बहुत तरह की कोशिकाएं हो जाए तो उनको भी हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकी या फिर यूकैरियोटिक के कैटेगरी में रखेंगे। वही अमीबा, अमीबा को देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं रहेगा, बस उसकी बॉडीज रहती है, उसकी बॉडीज कुछ इस तरह से होती है। तो अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा में कुछ भी तो नहीं है, इसमें ना तो हाथ पैर है, ना तो कान है, ना तो नोज है, ना तो ब्रीथिंग सिस्टम के लिए कुछ है, बस एक ही आकार है ना, तो छोटा सा आकार है, एक ही तरह का आकार है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक कोशिकी। इसको क्या कहेंगे, एक कोशिकी कह देंगे। अगर वही ह्यूमन बीइंग को लें, ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें कि ये ह्यूमन है, ये क्या है, ह्यूमन है, तो इसमें देखिए तो इसमें इसका आकार अलग अलग है ना। पहला अगर हम देखें तो इसका हेड अलग है, तो एक तरह की कोशिका, हैंड अलग है, दूसरे तरह की कोशिका, ये बॉडीज है, तीसरे तरह की कोशिका, पैर है अलग है, तो अलग तरह की कोशिका। तो ऐसी चीजें जिसका आकार एक ही तरीके का हो, बस एक जैसा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकी जीव की कैटेगरी में रख देंगे। दूसरा, ऐसे जीव जिनका आकार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो कई सारे ऑर्गन से मिलके बने हो, क्योंकि सेल मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। हमने ये पढ़ के रखा ना कि सेल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि एक तरह के सेल क्या बनाएंगे, एक तरह के टिश्यू, और एक तरह के टिश्यू एक तरह के ऑर्गन बनाएंगे, तो हेड हो गया। इस तरह एक तरह के सेल मिलेंगे तो एक तरह के टिश्यू बनाएंगे, एक तरह का टिश्यू मिलेगा तो एक तरह का ऑर्गन मतलब हैंड हो गया। तो इस तरह से जितने भिन्न भिन्न तरह के आकार होंगे उतने भिन्न तरीके की कोशिकाएं पाई जाएंगी। अगर किसी जीव का आकार एक ही तरह का है तो उसको हम देख के बता सकते हैं कि ये क्या होगा, एक कोश की, ज्यादातर केसेस में एक कोश की होगा, और अगर उनका आकार भिन्न भिन्न है तो उनको हम क्या कहेंगे, बहुकोश की। वही एग्जाम्पल अगर हम ले लें ट्री की, पेड़ की, तो पेड़ में क्या क्या चीज होती है, इसकी जड़ें होती हैं एक तरह की, इनकी डालियां होती हैं दूसरे तरह की, तना होता है अलग तरीके का, पत्ता होता है अलग तरीके का, फल होता है अलग तरीके का। तो इसमें भी काफी आकार में डिफरेंस होता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुकोश की जीव हो जाएंगे। तो कोशिकाओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की हो गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। स्पेशली आपको ये देखना है, ये कोशिका के प्रकार ना होकर के इसको हम कह सकते हैं कि जीवों के प्रकार, जीवों के प्रकार, ठीक है, या फिर जीवों को बनाने के अकॉर्डिंग कोशिकाओं के प्रकार। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोश के जो कि एक कोशिका से बने हो या एक ही प्रकार की कोशिका से बने हो, यूकैरियोटिक मतलब बहुत तरह की कोशिकाएं, मतलब बहुत कोशिकाओं से बने हो या फिर बहुत प्रकार के कोशिकाओं से बने हो। इसमें अमीबा, पैरामीशियम आ जाएगा, और इस वाले में क्या हो जाएगा, सभी जीव जंतु पौधे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, देखिए ये, अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखिए तो ये क्या हो जाएगा, जीव कोशिका है, इनको अगर हम क्या कहते हैं तो जीव कोशिकाएं। और जीव कोशिकाओं में अगर हम एनिमल की बात करें, स्पेशली अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हो। तो अगर हम एग्जांपल ले, कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के वो पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। तो चलिए देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम सेलों के प्रकार देख लेते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं
कि मानव शरीर में कोशिकाएं, मतलब कि टाइप ऑफ सेल इन ए ह्यूमन बॉडी, कितने तरह के ह्यूमन बॉडी में सेल पाए जाते हैं। देखिए ह्यूमन बॉडी में क्योंकि सेलों का आकार अलग अलग होता है, इसलिए उनका काम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। या फिर कह सकते हैं कि सेलों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए उनका आकार भी क्या होता है, अलग अलग। जैसे मांसपेशियों में जो सेल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मेहनत करने के लिए होते हैं, हार्ड वर्क करने के लिए होते हैं, चीजों को लिफ्ट करने के लिए होते हैं, उसीलिए वो क्या कहलाते हैं, पेशीय सेल। उनका आकार क्या होता है, ऐसे होता है, ये काम करने के लिए बनते हैं, तो इसको मांसपेशीय सेल कहते हैं या फिर पेशीय सेल। क्या कहेंगे, पेशीय सेल, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं मस्कुलर सेल, ठीक है, मस्कुलर सेल भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट ये ब्लड में जो खून में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना वापस, और वहां से क्या करना, बाहर की तरफ भेज देना। तो ये क्या होता है, ब्लड सेल, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। ब्लड सेल इस तरह से होते हैं। अब देखिए पेशी सेल क्या होता है, ऐसे होता है, मसल सेल इस तरह से होता है, ब्लड सेल इस तरह से होता है जिसको हम रुधिर सेल भी कहते हैं। अब ये होता है अंडाणु या ओवम, हमने कहा ना ओवम, जो ह्यूमन में स्पर्म होता है, स्पर्म की आकृति कैसे होती है, हाँ स्पर्म सेल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से होता है ना स्पर्म सेल, तो इसको हम स्पर्म सेल कह सकते हैं, स्पर्म सेल। और ये क्या होता है, ओवम सेल मीन अंडाणु। अच्छा ये अभी हमने बताया ना कि ये कहाँ पे पाया जाता है, अंडाणु, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, औरतों में पाया जाता है, और स्पर्म कहाँ पाया जाता है, आदमियों में पाया जाता है। तो एक क्या हो गया, पेशी सेल, दूसरा हो गया ब्लड सेल। आकार देखते रहिएगा आप, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया, अंडाणु, मतलब कि ओवम वाले हो गए। स्पर्म में अलग से सेल पाए जाएंगे, स्पर्म सेल हो जाएंगे। हड्डियों में जो सेल पाए जाते हैं, बोन सेल जिसे हम कहते हैं, बोन मैरो के नाम से जानते हैं, तो ये क्या होता है, बोन सेल। बोन सेल उनके आकार कुछ इस तरह से होते हैं, क्योंकि हड्डियों में क्या होती है, हड्डियों को अपना मजबूती प्रदान करना होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बोन सेल के नाम से जानते हैं। ये वसा सेल होता है, मीन वसा, फैट जो देता है, वसा सेल, ठीक है, मीन इसको फैट सेल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। जो आदमी में ज्यादा फैट हो जाता है तो वो क्या होने लगते हैं, मोटे, तो मोटे होने का मीन कौन से सेल बढ़ गए हैं, वो वसा सेल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये अंगूठी के आकार का होता है, एकदम अंगूठी की तरह दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, वसा सेल या फिर आपका फैट सेल कहते हैं। नेक्स्ट आपका होता है न्यूरॉन सेल, ठीक है, न्यूरॉन तो नहीं होता है, इस तरह से बाहर से देखेंगे तो इस तरह से होता है, इसको आप कह सकते हैं अस्थि सेल, ठीक है, क्या कह सकते हैं, अस्थि सेल या फिर तंत्रिका सेल कह लीजिए इसको आप, तंत्रिका सेल, ठीक है, तंत्रिका सेल कह लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए स्पेशली इतने ही तरह के ह्यूमन बॉडीज में सेल पाए जाते हैं। मस्कुलर सेल, इसका काम क्या होता है, वेट लिफ्टिंग का, चीजों को उठाने का। तो ऐसे पूछ सकता है कि किस तरह के सेल क्या करते हैं, वजन को उठाने का काम करते हैं, काम को करने का काम करते हैं, तो कौन से सेल हो जाते हैं, पेशीय सेल। कौन से सेल ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने और ले आने का काम करते हैं, तो कौन से होते हैं, ब्लड सेल। अंडाणु मीन बच्चों को पैदा करने वाले सेल कौन से होते हैं, तो ओवम और स्पर्म दोनों होते हैं। ये आप देख लेंगे, आकार इनका देख लीजिए। बॉडीज को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, एक आकार देने के लिए, जैसे हड्डियां ही आकार देती है ना, तो क्या इनडायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि हड्डियां किस सेल से बनी होती है, तो बोन सेल से बनी होती है। अगर पूछ दे कि हड्डियों मीन बॉडी को आकार देने के लिए किस सेल की जरूरत पड़ती है, तो आपको दिमाग में ये है हड्डियां, लेकिन हड्डियां किस सेल से बनी होती है, बोन सेल से। तो बॉडी को आकार देने का काम कौन करता है, बोन सेल करता है। बॉडी में फैट बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए कौन सी सेल की जरूरत पड़ती है, तो आपका फैट सेल मीन वसा सेल होता है। सोच विचार तंत्रिकाओं को मेंटेन करने के लिए किस सेल की जरूरत पड़ती है, तो कौन सी होती है, तंत्रिका सेल। तो ह्यूमन बॉडी में स्पेशली इतने ही तरह के सेल पाए जाते हैं, पेशी सेल, ब्लड सेल, ओवम सेल, स्पर्म सेल, बोन सेल एंड फैट सेल एंड एज वेल एज तंत्रिका सेल, ठीक है।